हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक शुक्ला। आज हम लोग यूनिट 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। जो यूनिट 2 है आपका, इस यूनिट 2 में आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, जो कॉन्ट्रलिज्म को सपोर्ट करते थे, उन फिलोसोफर्स को देखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ओरिजिन ऑफ द स्टेट के समय, जब आप ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्योरी पढ़ रहे थे, राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने वहाँ पर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो को आपने जे रूसो को पढ़ा था। थॉमस हॉब्स का यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो स्टेट के कंसर्न में नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उस सेंस में पढ़ना है। तो किस तरीके की गवर्नमेंट को, किस तरीके के गवर्निंग सिस्टम को थॉमस हॉब्स सपोर्ट करता है या अपनी आइडियोलॉजी में लेकर आता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखना है। दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। देन व्हाट इज एब्सोल्यूट मोनार्की और व्हाट इज मोनार्की, वो सब आप यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने देखिए मेंशन किए हुए हैं। आप देखिए, आपको किसे किसे पढ़ना है। आपको थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की पढ़ना है, बायोग्राफी आपने, या थॉमस हॉब्स का जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के कंसर्न में, जिसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। उस थियरी पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उस थियरी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जॉन लॉक को भी पढ़ना है। जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक का, उस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। इसके अलावा आपको जे रूसो का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी को भी देखना है, जिस पॉपुलर सॉवरेंटी के कंसर्न में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर में जो आपका ऑप्शनल पेपर हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो कि आपके सेकंड यूनिट में है। चलिए, इसको भी देखा जाएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन हमारा थॉमस हॉब्स से रिलेटेड है और थॉमस हॉब्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की को देखना है। कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में? तो क्वेश्चन पूछा गया है थॉमस हॉब्स ऑन ह्यूमन नेचर। थॉमस हॉब्स की आइडियोलॉजी या व्यू, उसका जो है वो ह्यूमन नेचर का व्यू क्या है, वो आपको देना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ थॉमस हॉब्स इन डिटेल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उस थियरी को भी यहाँ पर आपको कंसर्न रखना है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है व्यू ऑफ थॉमस हॉब्स ऑन मोनार्की। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स मोनार्की क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर अभी हम थॉमस हॉब्स को ही देख रहे हैं, जॉन लॉक और रूसो के से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए, पूछा गया ह्यूमन नेचर एज डिस्क्राइब्ड बाय हॉब्स। हॉब्स ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का फॉर्मेशन कर रहा था, उसको जो प्रोपाउंड कर रहा था, तो उसमें वो ह्यूमन नेचर को बताता है, स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर डील करनी पड़ेंगी, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन बना है थॉमस हॉब्स पाव्स द वे ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन हिज पॉलिटिकल थॉट, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। थॉमस हॉब्स अपने राजनीतिक चिंतन में निरंकुश राजतंत्र के लिए मार्ग करता है, इसकी विस्तार में व्याख्या करिए। एक्चुअली थॉमस हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है, इसीलिए उसे एब्सोल्यूटिज्म का सपोर्टर माना जाता है। और शॉर्ट नोट्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में देखिए कैसे क्वेश्चन बना है। थॉमस हॉब्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, स्टेट ऑफ नेचर बाय हॉब्स। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को, ये देखिए यहीं तक आप समझिएगा इसको, उसके बाद वो हिंदी में लिखा गया था, लेकिन वो चूंकि वो फॉन्ट नहीं सही हो रहा है इस ऐप पे, तो इस वजह से वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसको यहीं स्टेट ऑफ नेचर बाय हॉब्स। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर को कैसे डिफाइन किया वो आपको बताना है। फिर इवेलुएट द थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल फिलोसफी रिगार्डिंग हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के कंसर्न में यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। 18 में पूछा जाता है आपसे थॉमस हॉब्स, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, और 18 में सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 17 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, 14 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन नेचर एज डिस्क्राइब्ड बाय हॉब्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 14 में या
12 में या 13 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिटेल में पूछ लिया है। चलिए अभी देखिए, अब जब आप स्टडी करने चलेंगे, जब आप इसको पढ़ने चलेंगे तो देखिए लिखा हुआ है थॉमस हॉब्स पाव्स द वे फॉर एब्सोल्यूट मोनार्की इन हिज पॉलिटिकल थॉट, एक्सप्लेन इट डिटेल। थॉमस हॉब्स का एब्सोल्यूट मोनार्की के कंसर्न में क्या कहना था, उस पर आपको बात करनी है। अगर बेसिक बायोग्राफी थॉमस हॉब्स की देखी जाए तो बेसिक बायोग्राफी थॉमस हॉब्स की है कि ये इंग्लिश फिलोसोफर था। थॉमस हॉब्स वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर बेस्ट नोन टुडे फॉर हिज वर्क ऑन ए पॉलिटिकल फिलोसफी। He was born in 1588 and died in 1679. ऑलमोस्ट 91 ईयर तक ये जीवित रहे थे। इनकी जो राइटिंग्स हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। मैं कुछ राइटिंग्स के नाम बता दे रहा हूँ, हालांकि इसमें मेंशन है आपके इस नोट में, लेकिन फिर भी आप मेंशन कर लीजिए। डी सीवे, डी सीवे, CIVE, डी सीवे। डी सीवे को पब्लिश किया जाता है 1642 में। 1642 में डी सीवे को पब्लिश किया जाता है। सेकेंड वन आपका जो बुक है वो डी कारपोरे, डी कारपोरे है। कौन सा है? डी कारपोरे है, ठीक है, डी कारपोरे है। और ये 1655 में इसे पब्लिश किया जाता है। 1655 में इसका पब्लिकेशन होता है। और एक है लेवियाथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेवियाथन में ही जो इन्होंने लिखा है वही आप यहाँ देखने वाले हैं, लेवियाथन 1651 में ये लेवियाथन को पब्लिश कराते हैं। देन आपका है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था इसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये सारी बुक्स आपको याद होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ लॉ देखेंगे आप। नेक्स्ट डी होमिनो 1659 में पब्लिश होती है, और जो एलिमेंट ऑफ लॉ है वो 1650 में, और जो आपका लेवियाथन है 1651 में, और जो डी सीवे है वो 1642 में, डी कारपोरे जो है वो 1655 में पब्लिश होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका वर्क है, जो इसकी राइटिंग है, वो कहाँ है? वो लेवियाथन में देखने को मिलती है। अच्छा, हॉब्स का जो मेथड था, मेथड ऑफ हॉब्स इज अ साइंटिफिक मटेरियलिज्म। साइंटिफिक मटेरियलिज्म को ये यूज करके जो है अपनी राइटिंग्स को वो लिखता है, अपनी राइटिंग करता है, अपनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। साइंटिफिक मटेरियलिज्म होता क्या है? साइंटिफिक मटेरियलिज्म का जो बेस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। तो थॉमस हॉब्स की जो मेथडोलॉजी थी, जो पद्धति थी, वो एक वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति थी। इसीलिए इसे भौतिकवादी भी माना जाता है। जब हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को प्रोपाउंड किया तो हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया। तो इस सिद्धांत को लेवियाथन में लिखा। कहाँ लिखा? लेवियाथन में लिखा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को इन्होंने लेवियाथन में मेंशन किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को बताते हुए इन्होंने बताया कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो कैसे आया है? वो बाय एग्रीमेंट आया है, बाय कॉन्ट्रैक्ट आया है। देखिए, पहले थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये इंग्लिश फिलोसोफर है, ये आपको याद रखना है। इसकी डी सीवे आती है, ठीक है। और थॉमस हॉब्स का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ये लिखा हुआ है। और इसकी जो बुक्स हैं लेवियाथन, डी कारपोरे, डी होमिनो, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, और एक और डायलॉग्स ऑन द सिविल वॉर्स भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जो है एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है, जिसे एब्सोल्यूट मोनार्की को आप दूसरे टर्म में एब्सोल्यूट सॉवरेंटी भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर हम इस नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में समझाऊंगा। थॉमस हॉब्स जब स्टेट के सेंस में बात करता है तो ये कहता है कि जो राज्य है, थोड़ा सा मेरी बात को समझिए, जो राज्य है वो राज्य की उत्पत्ति लोगों के आपस में संविदा करने से हुई है। कॉमन मैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कॉमन मैन? क्योंकि कॉमन मैन का इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट ना हो, इंटरेस्ट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कर रहा। तो इंटरेस्ट क्या था? फॉर गेटिंग अ सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए थी उनको।
सुरक्षा किससे? सुरक्षा इन्वेडर्स से, सुरक्षा एलियन से जो फॉरेनर होते हैं, सुरक्षा जो है वो वॉर से, सुरक्षा जो है इंटरनल क्रिमिनल से। तो इन सब से सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उनको एक अथॉरिटी ऐसी बनानी थी। तो उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई जिस अथॉरिटी को सॉवरेन या गवर्नमेंट या स्टेट के नाम से जाना गया। स्टेट कहें वही बात है, सॉवरेन अथॉरिटी कहें वही बात है, अथॉरिटी कहें वही बात है, और गवर्नमेंट कहें वही बात है, अपेक्स अथॉरिटी कहें तब भी वही बात है। जब थॉमस हॉब्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के कॉन्सेप्ट को बता रहा था, दैट मीन्स हाउ टू ओरिजिनेट द स्टेट, राज्य कैसे आया, राज्य के आने की व्यवस्था को जब थॉमस हॉब्स बता रहा था, तब उसने बताया कि राज्य को बनाने के लिए मनुष्य को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत थी, क्यों मनुष्य आया कि उसने राज्य बनाया। तो बोले मानव का स्वाभाविक स्वरूप क्या था, जो ह्यूमन नेचर था, जो प्राइमरी स्टेज पे ह्यूमन नेचर था वो क्या था। तो पहले उस पर उसने डिस्कशन किया। एक्चुअली हॉब्स जब इंग्लैंड में था तो उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। तो गृह युद्ध चलने की वजह से हॉब्स जो हैं वो वहाँ के जो इंटरनल एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर से बहुत प्रभावित। तो उस समय हॉब्स ने जो है वो व्यक्ति को क्या माना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ह्यूमन नेचर डील करना है आपको। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बताते समय इसने सबसे पहले क्या बताया, ह्यूमन नेचर बताया। जब ह्यूमन नेचर बताना शुरू किया तो कहा ह्यूमन नेचर। अब देखिए ये जो हॉब्स ने अपनी आइडियोलॉजी बताई है, ये बताई कहाँ है, देखिए यहाँ लिखा है लेवियाथन के फर्स्ट पार्ट के लास्ट 4 चैप्टर में बताई है। लेवियाथन के फर्स्ट पार्ट में लास्ट 4 चैप्टर्स में बताई है। क्या वो डिफाइन करता है, कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो मोस्ट सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी तरीके का मनुष्य है। He took a rather pessimistic view of human nature, thinking life is nasty, brutish and short. जीवन बहुत बुरा था, बहुत खराब था, बहुत अभावग्रस्त था। Men are naturally weak, violent, selfish and could not be trusted. Men are continual in competition for honors and dignity. वो लगातार जो व्यक्ति है वो डिग्निटी पाने के लिए, ऑनर पाने के लिए कंपटीशन करता रहता है या कंपटीशन करने लगा। कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द फीलिंग ऑफ एनवी एंड हेटर्ड अराइजेज अमंग मैन विच रिजल्ट वॉर एंड डिस्प्यूट। जब आपके बीच कंपटीशन होने लगा, जब आप एक दूसरे से जलन रखने लगे, तब क्या हुआ, तब आपके यहाँ वॉर और डिस्प्यूट की सिचुएशन शुरू हो गई। दस हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इज सेल्फ सेंटर्ड and irritable and he lives in a state of war or of all against all। तो इस हिसाब से आपने देखा कि हॉब्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर था, जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग था, जो नेचुरल स्टेटस था ह्यूमन बीइंग का, वो कैसा था, पुअर, नेस्टी और वॉर सिचुएशन में था। उस वॉर सिचुएशन से निकलने के लिए क्या हुआ, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसा मानना है थॉमस हॉब्स का, ऐसा मानना है थॉमस हॉब्स का। अभी और देख लीजिए, ये फिर स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करता है। कहता है द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो आपका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसा हो जाएगा, स्टेट ऑफ वॉर एंड कंपटीशन का हो जाएगा। वॉर अगेंस्ट whom? अगेंस्ट ऑल। अ वॉर विच ईच वॉज रिवेंजिंग, सब क्या करेंगे, सब एक दूसरे से बदला लेंगे। इट वॉज देयरफॉर अ स्टेट इन विच नथिंग कुड बी अनजस्ट एंड जस्ट। इस वजह से राज्य में कुछ भी सही और गलत है ही नहीं। and where state of nature is like a beast in jungle। इस तरीके से ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। द होल कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। क्यों यह कन्फ्लिक्ट हो रहा था, कंपटीशन टू मेक अ प्रॉफिट, लोगों के बीच में जो है वो एक कंपटीशन था प्रॉफिट कमाने का, तो इसलिए हो रहा था। फियर, सुरक्षा को लेकर परेशान थे, और ग्लोरी, टू बी फेमस, और वो प्रसिद्धि पाना चाहते थे। इन 3 कारणों से जो स्टेट ऑफ नेचर है वो इस तरीके का हो गया था कि बीस्ट ऑफ जंगल कहा जाने लगा उसको, या कह रहा है थॉमस हॉब्स। कह रहा इसी से बचने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग दिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है मानव के द्वारा। और उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का प्रोपाउंडिंग कहें जो, या चीफ एक्सपोनेंट कहें, वो हॉब्स था। तो हॉब्स ने कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, द अब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू लिव
अ प्रॉस्पर इन पीस मेक्स देम सीक अ पॉलिटिकल सोसाइटी ऑफ ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी। बोले ये अब्सेंस है ना, किसी को शांति नहीं है, किसी को सुरक्षा नहीं है, तो इसका होने के वजह से क्या किया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि लोगों के बीच एक सहमति बनी रहे, उस सहमति के आधार पर राज्य का गठन हो, और राज्य का गठन हो के राज्य उसी सुरक्षा को लोगों को देने के लिए काम करता रहे। समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये था। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड बिटवीन पीपल दमसेल्फ। किसके बीच कंक्लूड होगा? लोग खुद से करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा या कोई कुछ नहीं करेगा, खुद से करेंगे। द इंटर्ड इनटू जस्ट अ मिनट, द इंटर्ड इनटू, देखिए क्या लिखा है, दे इंटर्ड इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सरेंडर्ड ऑल द राइट्स। अब देखिए, आप जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गए, मनुष्य जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गया, क्यों गया? क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। तो वो किसी व्यक्ति के पास गया या सब व्यक्तियों के समूह के पास गया और बोला हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने सारे राइट्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, और उस पर्टिकुलर जो अथॉरिटी जिसके पास हम अपने राइट्स रखेंगे उसे ही हम गवर्नमेंट कहेंगे या सॉवरेन कहेंगे। अब हम उसको सरकार कहते हैं, उस समय गवर्नमेंट या सॉवरेन, स्टेट या सॉवरेन कहा जाने लगा। तो स्टेट या सॉवरेन जब कहा जाने लगा तो उनके पास हमने क्या किया, अपने राइट्स रख दिए, अपने राइट्स सरेंडर कर दिए। एंड सॉवरेन एंड आल्सो एक्सचेंज फ्रीडम एंड राइट फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। हमने जो है वो सिक्योरिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनसे राइट ले लिया कि आप हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी बचाए रखेंगे। तो उसने कहा ठीक है, जिसने संविदा की, और उसमें कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। लोगों ने लोगों के बीच में आके कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने थे, इस वजह से किया, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने थे, इस वजह से किया। तो बात समझ रहे हैं? तो ये कारण था कि थॉमस हॉब्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को प्रोपाउंड करता। अब देखिए फिर कहता है, ही स्टेट दैट वेयर देयर इज अ नो कॉमन पावर, नो लॉ, नो जस्टिस। कहते हैं जहाँ एक सामूहिक रूप से लोगों के पास पावर नहीं आती वहाँ कोई लॉ नहीं होता, और जहाँ लॉ नहीं होता वहाँ न्याय नहीं होता। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट था इसके लिए लॉ का होना। He asserts that without a supreme power to legislate codes of conduct, no morality can exist. ठीक है, तो ये हुआ आपका। फिर देखिए जब यहाँ तक आपका हो गया कि वेयर देयर इज ए नो कॉमन पावर, नो लॉ, नो जस्टिस, ही asserts that without supreme power to legislate codes of conduct, नो मोरलिटी कैन एग्जिस्ट। कहते हैं कि जब तक एक सुप्रीम पावर नहीं आएगी तब तक जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें मोरलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट पे बॉडिन ने भी काम किया था, और बॉडिन ने कहा था कि सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट विच इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। संप्रभुता राज्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिसे विधि द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था? ये बॉडिन ने कहा था। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है, ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये देख लीजिए। फिर बोले द सॉवरेन पावर प्रोवाइड्स पीस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। बिल्कुल सही है, अगर आपकी सरकार की व्यवस्था एकदम स्वच्छंद है, सॉवरेन है, संप्रभु है, तो वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देंगे, दी भी जाती है। इन्वेडर्स आएंगे, कोई हमला करेगा तो उस हमले से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? उस सॉवरेन अथॉरिटी की, हमारी नहीं। एब्सोल्यूट पावर इज रिक्वायर्ड एज ए लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वुड परमिट स्पेस ऑफ द री एमरजेंस ऑफ द स्टेट और वॉर। एब्सोल्यूट पावर की बात करता है उस समय, कहता है अगर एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी तो व्यवस्था सही से चला नहीं पाएगी, जो अथॉरिटी आएगी तो उसको सॉवरेन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर डज नॉट परमिट सच एज स्पेसेस टू emerge as it what now be termed totalitarian leviathan। जिस तरीके की बातें बताई हैं उस तरीके की बातों को यहाँ पर नहीं मेंशन किया जाता है, उस तरीके से बिलीव नहीं करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की वाले। एब्सोल्यूट सॉवरेन को इसमें लिखा गया, कहा ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज मोनार्किस्ट
द सॉवरन वॉज एब्सोल्यूट, हैड ऑल द कंट्रोल ओवर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। बात समझ आई? बोले द सॉवरन वॉज एब्सोल्यूट, यह अपने आप में पूर्ण है, एंड ऑल द कंट्रोल ओवर ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों पर इन्हीं का नियंत्रण है। ही थॉट दैट द रूल ऑफ द किंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड गिव पीपल डायरेक्शन। बोले राजा का राज्य जो है वो शक्ति के आधार पर होना चाहिए और लोग ही जो है डायरेक्शन देंगे, उस आधार पर किया जाना चाहिए। He proved that anarchy, lawlessness should be put down only by despotic monarch। बोले जहाँ कहीं एनार्की आती है वहाँ डिस्पोटिक सिचुएशन पहले से बनी होती है। Absolute rulers are required, essential in order to avoid sovereign is supreme authority in the state, decide what is just, liberty is the gift of the sovereign। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी, एब्सोल्यूट मोनार्की इसी को कहते हैं। उसको ज़रूरत क्यों है एब्सोल्यूट मोनार्की की, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की? उसको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट रूलर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसेंशियल इन ऑर्डर टू अवॉइड। सॉवरेन इज सुप्रीम अथॉरिटी, कह रहे सॉवरेन कैसी अथॉरिटी? सुप्रीम अथॉरिटी है इन द स्टेट एंड डिसाइड व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। सॉवरेन को ही अल्टीमेट अथॉरिटी बताते हैं और कहते हैं यही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लिबर्टी इज द गिफ्ट ऑफ द सॉवरेन। बोले लिबर्टी यानी स्वतंत्रता जो है वो सॉवरेन की दी हुई एक विशेष प्रकार की व्यवस्था। बात समझ आई? सॉवरेन अ डिटर्मिनेट बॉडी। अब देखिए सॉवरेन को इसमें नोट्स में डिफाइन किया गया, देखिए सॉवरेन इज द जज ऑफ द मीन्स ऑफ पीस एंड डिफेंस एंड मे डू वॉट एवर ही शैल थिंक नेसेसरी टू पजेस पीस एट होम and outside against enemies including supervision of opinions and doctrines and the publication of books। किसी ने लिखा हुआ है sovereign as the source of law। बोले sovereign ही source of law है। shall have right to make law what he should think necessary to civil society and peace। universality क्या है? it is all comprehensive and universal, the only exception for the diplomatic representation in the matter of internal courtesy but can be removed at any time। यूनिवर्सलिटी बताता है सिस्टम की पूरी तरीके से और उसमें इंटरफेरेंस करने से मना करता है। सॉवरेंटी इज इंडिविजिबल, सॉवरेंटी इज एंटायर थिंग। गेटल सेज इफ सॉवरेंटी इज डिवाइडेड मोर देन वन स्टेट एग्जिस्ट एंड सॉवरेंटी इज डिस्ट्रॉय। बोले अगर एक से अधिक राज्यों में संप्रभुता को दिया जाएगा तो राज्य खत्म हो जाएंगे, जो राज्य का ऑब्जेक्टिव है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये डिविजिबल है, ये इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सॉवरेन एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जो सॉवरेन होगा वही एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा। सॉवरेन होगा कौन? जिसमें सॉवरेंटी एग्जिस्ट करती होगी। एग्जिस्ट किस में करती है? राजा में करती है। राजा जहाँ राजा की व्यवस्था होती है वहाँ क्या होता है? वहाँ मोनार्की होती है, इसलिए एब्सोल्यूट मोनार्की के नाम से इसका नाम पड़ा। सॉवरेन एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। सॉवरेन जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है, सही है। एक्सक्लूसिवनेस होती है, हाँ बिल्कुल होती है। इट इज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्टेट। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन sovereign with the legally competent to compel obedience from the citizens। डिटर्मिनेट पर्सन विद अनलिमिटेड पावर। अब देखिए अनलिमिटेड पावर जहाँ है उसको डिटरमाइन करिए। द गवर्नमेंट सेटअप मोस्ट एब्सोल्यूट और सॉवरेन ओवर द एक्शन of governed and the later by their action have lost not only the power but even the right to question or resist। They have no freedom of action, and since actions are governed by those alike in matters of speech and in matters of action in the individuals is not free। इनके एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिसिज्म से पहले मैं एक बार थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ हॉब्स की थियोरी को। हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी को प्रोपाउंड किया है। ओरिजिन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। जब ये कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि ये राज्य की व्यवस्था को बताने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें ये कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से राज्य बना। बोले सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई मानी जाती है।
जिस सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति हुई मानी जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से। बोले क्यों, ऐसा क्यों है भाई साहब, सामाजिक संविदा से क्या होता है? बोले क्योंकि जो ह्यूमन नेचर था, जो स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन थी, उस समय आदमी बहुत पुअर था, बहुत नेस्टी था, बहुत ब्रूटल था और बहुत शॉर्ट ऑफ लाइफ थी। तो इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत थी जो उन्हें गवर्न कर सके। उसी व्यवस्था को उन्होंने सॉवरेन या एब्सोल्यूट मोनार्की या मोनार्की कह दिया। बोले क्योंकि डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती, डेमोक्रेसी उनको अच्छी नहीं लगी, लोकतंत्र उनको अच्छा नहीं लगा। तो लोकतंत्र से बचने के लिए और विज्ञान की व्यवस्था से बचने के लिए हमें लोकतंत्र की व्यवस्था में और लोकतंत्र की व्यवस्था से बचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मोनार्की में जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं योगा कह गया, मोनार्की में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोनार्की को सपोर्ट करता है। और अगर आप इसकी बातों को इनको और देखना चाहेंगे तो कहेंगे ये जो वॉर की सिचुएशन थी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तो उस सिचुएशन से भी बचाना चाहता है, लोगों को प्रिवेंट करना चाहता है। और प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की बात करता है। वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आएगी कैसे? जब लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब। तो इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की मदद से ये सॉवरेन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है। और सॉवरेन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के बाद बताता है कि सॉवरेन अथॉरिटी क्यों इस्टेब्लिश की गई और वो कैसे कैसे काम करेगी। He argued that the best authority is an absolute sovereign, one supreme ruler who controls all. The absolute sovereign is the head of the military, law, religion and state in general. Since the population gives the sovereign their authority via the social contract, their power cannot be resisted. Thus, if one is upset with their sovereign, they only have themselves to blame. लेकिन अगर आप एक बार अपनी पावर किसी को दे देते हैं तो उसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, केवल ब्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के थ्रू एब्सोल्यूट मोनार्की को बताने का काम किया है। कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है, जो और व्यवस्थाएं हैं, उनसे जब बाहर निकलता है व्यक्ति तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो अथॉरिटी बनती है वो अल्टीमेट अथॉरिटी हो जाती है, वही एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। और एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो मोनार्की गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती है, तो मोनार्की का होना आवश्यक है। बात समझ आई? बोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की और थॉमस हॉब्स की आइडियोलॉजी को। हालांकि हम लोग पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, पिछले जो आपका सेमेस्टर था उसमें आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की और वो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पिछले नोट्स पर थोड़ा सा फोकस कर देंगे तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे जॉन लॉक को। अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे किसको? जॉन लॉक को। देखिए नेक्स्ट कौन है? जॉन लॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को डील करेंगे। तो अभी थॉमस हॉब्स कैसा है? थॉमस हॉब्स जो है वो मटेरियलिज्म को फॉलो कर रहा है। थॉमस हॉब्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को प्रोपाउंड करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के थ्रू वो सॉवरेन अथॉरिटी को लाता है। सॉवरेन अथॉरिटी एब्सोल्यूट मोनार्की को लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि कहता है एब्सोल्यूट मोनार्की में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी और वही एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है वो लॉ बना सकती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अथॉरिटी एब्सोल्यूट एक जगह एग्जिस्ट कर रही होगी, एक जगह वेस्टेड है इसलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उस होमवर्क को लगातार करते रहिए, कंटिन्यू।